नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नगर पालिका परिषद पद के उम्मीदवारों ने मतदाताओं से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं। खैराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने भी शिक्षित प्रत्याशी के रूप में श्रीमती वरीशा बानो पत्नी शकील अहमद एडवोकेट को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। वरीशा बानो ने भी संविधान को लेकर जय भीम जय मीम के नारे के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया है। 28 अप्रैल की शाम को पावर हाउस के सामने AIMIM पार्टी के बैनर तले शानदार जनसभा का आयोजन किया गया। जिस तरह आप देख रहे हैं, जनसभा में हजारों की भीड़ नजर आ रही है। और वही जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पवन अंबेडकर ने संबोधित करते हुए जनता से क्या कहा, आइए जानते हैं। संचालन कर रहे हैं हमारे जावेद भाई। हमारे बीच में शकील अहमद साहब ने अभी अपनी बात रखी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में जावेद हाशमी साहब हैं, मोहम्मद आलम साहब हैं, मोहम्मद हनीफ साहब हैं, माशूक अली साहब हैं, शराफत अंसारी साहब हैं। लखनऊ से चलकर हमारे साथ डॉक्टर लईक हसन साहब आए हुए हैं और हमारे बीच में मोहम्मद फारूक साहब आए हुए हैं। हम सभी का तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। आप सभी लोगों को मैं अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम पेश करता हूँ। आज इस खैराबाद की धरती पर मैं उस पैगाम को लेकर के आया हूँ जो पूरे देश में समानता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व पर आधारित है। और इसी विचारधारा को हम पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो विचारधारा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने बनाए हुए संविधान में दिया। और ये वो संविधान है जो इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे विशालतम और महानतम संविधान है। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी याद करता हूं और नमन करता हूं। हमने देखा है इतिहास एक बार फिर से करवट ले रहा है और हमने पाया भी है कि जब जब महिलाओं ने संघर्ष किया है, लड़ाई की है अपने हक और अधिकार को पाने के लिए, करता हूं कि उन्होंने वो संघर्ष किया कि खैराबाद का नाम इस देश में ही नहीं विश्व में लिया जाता है। खैराबादी साहब को भी मैं याद और हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष एकदम साफ सुथरा है। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं समानता की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं स्वतंत्रता की। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि ये 3 लड़ाइयों को लड़ने के लिए हमें आगे आने पड़ा? 1947 के बाद से इस देश की परिस्थितियां बदली और इन बदली परिस्थितियों में जब हमने करवट ली, तब हमने पाया कि इस देश में वो लोग शासक बन गए हैं जिन्होंने इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया। मोहर लगेगी, पतंग के ऊपर लगेगी इंशाअल्लाह। ये जुबानी अल्फाज नहीं होने चाहिए, हवा हवाई नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारा ख्याल नहीं होना चाहिए। अगर हम अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, अगर उनकी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत दिल से भी हो, दिमाग से भी हो, जुबान से भी हो और हमारे हाथों से भी हो कि अपना अंगूठा और अपनी मोहर उनके निशान के ऊपर लगाए, तब जाके मोहब्बत हमारे सामने आती है। बैरिस्टर ओवैसी जिंदाबाद, शकील अंसारी जिंदाबाद, शकील अंसारी संघर्ष करो, हमारी पार्टी जिंदाबाद।
बुजुर्गों, दोस्तों, आप जानते हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जिसे हम और आप बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर इसके नाम लिए जाते हैं। लेकिन इस मुल्क की अगर बुनियाद पड़ी, इस मुल्क का वजूद आया और उसके बाद जब यहाँ कानून बनाया गया, यहाँ पर कानून नाफिज हुआ, तो कानून इस तरीके से बनाया गया कि इस मुल्क को जमहूरियत करार दिया जाए। जमहूरियत का मतलब क्या था? हमारे उलमा कराम ने, हमारे बड़े लोगों ने और जनाब भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस कानून को बनाया और पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान ने जब इस कानून को पास किया, तो इस जमहूरियत का मतलब ये था, जमहूरियत का मतलब ये था कि सबको एक निगाह से देखा जाएगा। जमहूरियत का मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर होंगे। जमहूरियत का मतलब ये था कि मुस्लिम को जिस निगाह से देखा जाएगा, उसी निगाह से हिंदू भाई को देखा जाएगा। जमहूरियत का मतलब ये था कि किसी के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। जमहूरियत का मतलब ये था किसी जात और किसी कौम के और किसी के धर्म, किसी के मशरब और किसी के मजहब के खिलाफ कोई कानून पास नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत थी। लेकिन आज अभी पिछले चंद सालों के अंदर मुसलसल हम और आप ये देख रहे हैं और ये हमारी निगाहों के सामने आए दिन ऐसे कानून पास होते हैं जो हमारी शरीयत को ठेस पहुंचाते हैं, जो हमारे अमन अमान को तोड़ते हैं, जो इस मुल्क के कानून को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस मुल्क की जमहूरियत को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस मुल्क के माहौल को खराब करने का काम करते हैं। मुसलमानों, अगर आज आप बेदार नहीं हुए तो याद रखो, अगर आज आपने अपनी जुबानों को बंद कर लिया, अगर आपने आज बोलना नहीं सीखा, तो कल हमारी औलादें गूंगी पैदा होंगी। इसलिए कि जो कौम बोलना नहीं जानती है, जो कौम सोचना नहीं चाहती है, जो कौम नहीं सोचती है, जो कौम नहीं चलती है, जो कौम कुर्बानियों को पेश नहीं करती है, जो कौम अपनी जुबान से हक को नहीं बोलती है और दुश्मनों के खिलाफ नहीं बोलती है, जालिमों के खिलाफ नहीं बोलती है, ऐसे लोगों को इस दुनिया से, इस धरती से मिटा दिया जाता है। नारे तकबीर, जिंदाबाद, शकील अंसारी जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, भाइयों, ये चुनावी माहौल है। स्थानीय सत्ता के लिए लगभग सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं कूद कर किसी तरीके से, हर प्रत्याशी चाह रहा है कि नगर पालिका की कुर्सी पर बैठ जाऊं। अरे भैया, ऐसा लालच काहे का है? इतनी जल्दी काहे की है कि आप लोग इतनी जल्दी में हैं? पैसा लुटाए जा रहे हैं। 500 रुपए पर हेड इस वक्त कार्यकर्ता चल रहा है। पानी की तरह पैसा नगर निकाय खैराबाद में बहाया जा रहा है, लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। मैंने पिछला चुनाव लड़ा, मैंने अपना मैनिफेस्टो पहले जारी किया था। चुनाव से पहले, आज से 5 साल पहले मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। 9 पॉइंट थे। मैंने विकास की बात की, लेकिन लोगों ने मुझे नकार दिया। मैं आज फिर आया हूँ। खैराबाद 5 साल पहले जहाँ पर था, आज भी 5 साल बाद वहीं पर है। कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। अगर विकास का कोई काम हुआ है तो आप लोग खड़े होकर बताओ कि खैराबाद में क्या कोई स्टेडियम आया? क्या कोई डिवाइडर वाला रोड बना? क्या यहाँ पर कमीशन खोरी कम हुई? नहीं। वीआईपी यहाँ का कम हुआ? ठेकेदारी होती है जब 40% वीआईपी जाएगा, 60% में क्या घाट बनेगा? उसको रोकने के लिए हमने वादे किए थे, परंतु जनता ने मुझे नकार दिया। आज जनता फिर पैसों की लालच में 500 रुपए, 200 रुपए पर हेड लेकर कार्यकर्ता के रूप में कोई किसी दल का पट्टा डाले है, कोई किसी दल का पट्टा वाले है। हमारे भाई इधर उधर बहके हुए हैं। मैं आज विकास की बात करता हूं। मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और मैंने उसमें 9
पॉइंट रखे हैं। खैराबाद के लिए सबसे पहले, चूंकि ये अल्लामा फजल हक की धरती है, अल्लामा फजल हक ने यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाया था, उनको काला पानी हुआ। हम चाहते हैं कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें अध्यक्ष बनाते हैं, तो हम खैराबाद चुंगी पर अल्लामा फजल हक द्वार का निर्माण कराएंगे। नंबर 2, युवाओं के लिए यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर खेल कूद की कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे जो भाई, मैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, मैं प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हूँ, और पिछले 1 महीने पहले मुझे सेंट्रल जोन का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आज इलेक्शन आप जान रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव 2023 उत्तर प्रदेश की जारी है। आज आप जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में मौजूद हैं, और खैराबाद एक मुस्लिम बाहुबली कस्बा है, तो इसको लेकर क्या चीज़ें रहेंगी, कितना सपोर्ट मिलेगा AIM पार्टी को? देखिए, मुस्लिम बाहुल्यता के आधार पर या समाज के आधार पर हम नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है, जो इस देश के हर एक कोने पर जा रही है। हमारे प्रत्याशी शकील साहब हैं, आपकी मैडम वरीशा बानो जी जो है यहाँ से चुनाव उम्मीदवार हैं हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो ये हमारा सामाजिक या मुस्लिम बाहुल्यता या अन्य सामाजिक जो दायरे बना कर रखे गए हैं अन्य पार्टियों के द्वारा, हम उन विचारधारा पर नहीं चलते। हमारी साफ़ सुथरी विचारधारा है कि संवैधानिक लॉ और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जाए, उसके लिए हमने ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारा है। कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसलिए जो है इसमें वोट नहीं मिलता। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया जी, और मूवमेंट शुरू किया था उन लोगों के लिए जो सदियों से दबे कुचले रहे हैं या उनको दबाया सताया गया है। तो मान्यवर साहब जब मूवमेंट चलाते थे तो कुछ लोग आरोप लगाते थे कि ये तो चमारों की पार्टी है। हम खुल के इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों तक बात पहुँचे। तो आज अगर ओवैसी साहब इस बात को उठा रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म ज़ातियाँ हो रही हैं, तो उनके ऊपर अगर ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो इस इल्ज़ाम की हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इन मजलूमों पर, शोषितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम किससे उम्मीद करें? उन लोगों से उम्मीद करें जो खुद शोषण करते हैं। तो किसी न किसी को तो सामने आना ही है। तो ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की नहीं, SC समाज और मुस्लिम समाज पर जो लगातार अत्याचार चल रहे हैं, उन दोनों समाजों को लेकर के संविधान की बात के तहत जो संवैधानिक दायरा है उसको लेकर के संसद में भी, सड़क पर भी और इस देश के हर कोने पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस बार जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, इसको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है। लोकल बॉडी इलेक्शन का मतलब है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुँचे। ये किसी दूसरे तरह के मामले नहीं। बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं? सड़क, बिजली, पानी, उसके बाद शिक्षा और अन्य जो विकसित करने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं। जैसे शकील साहब ने बताया कि इस क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो नवयुवक हैं वो बेहतर खेल नहीं खेल पा रहे हैं और उनको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अन्य विषय आ रहे जिसमें अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हमारे बेहतर होने चाहिए, वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। स्वास्थ्य बेहतर होगा तो लोग अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। तो जो बुनियादी मामले हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, और भी वर्ग के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है मजलिस पार्टी। देखिए, अगर आप जो लोग कहते हैं उन्हें शायद जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतिहास नहीं पता है। आप जाकर के हैदराबाद में देखिए, सबसे ज़्यादा तादाद SC समाज के लोग हैं जो खुल करके जो है ओवैसी साहब के साथ में हैं, और वहाँ के कारपोरेटर्स आप देखेंगे, वहाँ के जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनको आप देखेंगे, तो हर एक समाज का व्यक्ति जो है उनके साथ लगा हुआ है। लोग कहते नजर आते हैं कि जो है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई मतलब जो है सज़ा नहीं होती है और लोगों पे हो जाती है, जिसने अभी से आतिक का अशफाक का मर्डर हुआ है, इस पे देखिए, सज़ाएँ किसको होती हैं? सज़ाएँ उनको होती हैं जो उस दायरे में गलत कार्य करते हैं। उनके ऊपर आज तक कोई भी ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है जिसके आधार पर उन पर कोई कार्रवाई हो सके। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा या कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई कार्रवाई कर सके। जिस तरह से देश भर में ED CBI का इस्तेमाल हो रहा है, ED CBI का इस्तेमाल उन्हीं लोगों पर हो रहा है, ये बिल्कुल सही भी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो गलत है इस देश में उसके ऊपर ED CBI का इस्तेमाल होना चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए।
आदरणीय ओवैसी साहब के ऊपर किसी भी तरह से ऐसे कोई मुकदमे या मामले नहीं है जिसको लेकर के कोई ऐसी बात सामने आए। कहते हैं भाजपा की बीटी में जो लोग कहते हैं ना वो खुद भाजपा की बीटी में है। आपने देखा नहीं है दिन में झगड़ा और रात में जो है गलबहियाँ, तो इससे बड़ा जो है उदाहरण आपको कहाँ से मिल सकता है। जो लाल टोपी पहन करके जो है विधानसभा में जो है झूठे बयानबाजी करते हैं और शाम को बैठ करके जो है मलाई और रसगुल्ले खाते हैं, इससे बड़ी बी टीम कौन सी हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। अशफाक का और जो अनिल का जो मर्डर हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो देखिए, सही हुआ क्या हुआ? नहीं, हमने हमेशा बात उठाई है कि जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, हत्याएं हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संवैधानिक दायरे के आधार पर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, वो सज़ा याफ्ता थे, उनका जो लीगल प्रोसीजर होना चाहिए था वो तरीका बेहतर है। इस तरह से तो खुले आम अराजकता फैल रही है। हम इसका विरोध करते हैं जो संवैधानिक दायरे को तोड़ा गया है, जिस तरह से खुले आम हत्याएं हुई हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर भी हुआ है, इसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं इस विषय पर सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ कि किसी भी दायरे को इस उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है। वो जो संवैधानिक दायरा है उस दायरे पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार इस देश में 1925 में एक विचारधारा निकल के आई जिसको आरएसएस की विचारधारा कहते हैं, और वो आरएसएस की विचारधारा इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की विचारधारा है। उसी विचारधारा के आधार पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, ऐसे ऐसे दल हैं जो इस देश में संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं और इस देश में संविधान को कुचल करके अपनी अराजकता वाली और अपनी जो है सामाजिक सोच वाली जो है राजनीति करते हैं। तो हम इसको नकारते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं संवैधानिक दायरे से अलग हो रही हैं, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। आज जो नगर निकाय का चुनाव होने वाले हैं और माहौल बना हुआ है, घमासान मचा हुआ है प्रत्याशियों में, और आज आपने यहाँ पे एक मीटिंग भी की है, जनसभा की है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने जनसभा की है, नगर निकाय का चुनाव है जी, और खैराबाद का मुस्तकबिल तय होना है अगले 5 सालों का। तो पिछले चेयरमैनों ने जो किया उसका बखान मैंने किया। क्या कमीशन चला, वीआईपी कमीशन कैसे हुआ, घटिया निर्माण हुआ, साफ़ सफाई व्यवस्था सही नहीं रही, नगर पालिका के जो कार्य रहे, हाउस टैक्स दूना कर दिया गया। चूँकि समय कम होने की वजह से ये सब मुद्दे हम नहीं उठा पाए। इस बार खैराबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? जनता के बीच किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मेरे जो अपने मुद्दे हैं, मेरा मैनिफेस्टो सबसे पहले जारी हुआ था और किसी भी प्रत्याशी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है। मेरे 9 पॉइंट हैं उसमें, वो आपको पहले से पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टेडियम का निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जनरेटर द्वारा, बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था, जो 17 साल से दाखिल खारिज प्रक्रिया रुकी हुई है नगर पालिका खैराबाद की, उसकी वापसी कराना। जर्जर रोड इसका बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और नजूल लैंड जो खैराबाद की हैं, हमारे डीएम साहब ने जिसको नजूल घोषित कर रखा है, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, 100 साल से बसे हुए हैं, 70 साल से बसे हुए हैं, उनको नियमित करना, शासन प्रशासन से पत्राचार करके उनको नियमित करना, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि किसी गरीब को उजाड़ा जाए। निवर्तमान चेयरमैन ने तो बहुत से कार्य कराए हैं, बताएं कि तो पार्क बनवाई है फोटो में अच्छा जी, और यहाँ पे फ्रीजर भी लगवाए हैं पानी के कितने जगह चौराहे कितने पे। उन्होंने अपनी होर्डिंग में तो 30 दिखा रहे हैं, 30 दिखा रहे हैं। वार्ड कितने हैं यहाँ पर? 25 वार्ड 25 वार्ड हैं। एक वार्ड की आबादी 7 से 8 हज़ार के बीच में है, और एक 20 लीटर का फ्रीज़र या 30 लीटर का फ्रीज़र क्या 7,000 की आबादी को कवर कर सकता है? मुझे नहीं लगता। कस्बाती मोहल्ले में कहाँ पर लगा है? नहीं लगा हुआ। पूरा कस्बाती मोहल्ला है, सामने रोजा दरवाजा है, कहाँ पर लगा है? मुझे नहीं दिखते 30 लगे हुए हैं। हाँ, 1-2 लगे होंगे, बिल बन गए होंगे 30 के। आपको खैराबाद की जनता क्यों चुने? अगर चुनकर नगर पालिका अध्यक्ष बनाती है तो आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी श्रीमती वरीशा बानो, मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर वरीशा बानो चुनाव जीत कर आती हैं, सबसे पहली बात कि वो पढ़ी लिखी महिला हैं, वो कोई भी कार्य करेंगी सलीके से करेंगी, विकास कार्य भी करेंगी, कायदे से करेंगी, शिक्षित महिला है। खैराबाद
को विकास की राह पर कैसे आगे लेकर जाना है, इसके लिए वो काम करेंगी। उनके सहयोग के रूप में मैं उपस्थित रहूँगा उनके साथ में। चुनाव से पहले काफ़ी जो है विकास की चर्चाएं होती रहती हैं जी, और फिर भी उसके बाद जीतने के बाद प्रत्याशी मुलाकात नहीं करता, इस पर आप क्या बताएंगे? मेरे जो 9 पॉइंट हैं, मैं इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी मैंने कहा है कि मेरी जो मैनिफेस्टो में 9 पॉइंट हैं, अगर मैं इनको पूरा ना कर पाया 75%, तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पे फोटो में ही खाली वो पार्क नज़र आ रहा है, संसाधनों की कमी यहाँ पे जिस तरह आप बताना चाह रहे हैं जी, तो इनको कैसे बहाल किया जाएगा? अरे भाई, जब आप हमें उस पद पे बिठाएंगे, अगर संसाधन की कमी होगी तो संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, अगर वर्क मैन की कमी होगी, पावर की कमी होगी, तो संविदा पे लोग रखे जाएंगे, नहीं संविदा पे पूरे होते काम ठेके पर दिए जाएंगे, काम किसी न किसी तरीके से तो निकाला ही जाएगा ना। उसके लिए सब बहुत कुछ है। शकील साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से खैराबाद जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, खैराबाद की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप श्रीमती वरीशा बानो को पतंग पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और खैराबाद को विकास की राह पर लेकर जाएं। मोहम्मद आलम साहब पवन राव अम्बेडकर जी का माल्यार्पण करते हुए जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल कर दीजिए।